जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज की इस वीडियो में हम 5 अप्रैल 2021 को आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो दूसरे शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, इसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि माचू पिच्चू जो ऐतिहासिक स्थल है वह आपको किस देश में देखने को मिलेगा। तो ये जो हमारा स्थल है वह यूनेस्को के हेरिटेज सूची में भी शामिल है। इसके अलावा दुनिया के 7 अजूबों में भी ये शामिल है और ये आपको मिल जाएगा कहाँ पर? पेरू में। पेरू देश में यह स्थल आपको देखने को मिलेगा। इंका सभ्यता से संबंधित यह एक ऐतिहासिक स्थल है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे 7 वंडर हैं दुनिया के, उनमें भी ये शामिल है और यूनेस्को के स्थलों में भी ये शामिल है। अब यहाँ पर अगर 7 अजूबों की बात हुई है तो आइए अन्य 6 अजूबों के बारे में भी जान लेते हैं। तो पहले आप याद रखेंगे ताजमहल, जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा में है। कोलोजियम की बात करते हैं तो ये आपको इटली की राजधानी रोम में देखने को मिलेगा। पेट्रा की बात करते हैं तो ये जॉर्डन में है। इसके अलावा क्राइस्ट द रेडीमर जो स्टैचू है ये आपको ब्राजील देश में देखने को मिलेगा। चीन की दीवार हो गई। चिचेन इत्जा के जो पिरामिड हैं ये आपको मिलेंगे मैक्सिको में। तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में ये जो आपके 7 हैं वह दुनिया के 7 अजूबों की सूची में शामिल है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में अगर आपको सीबीटी 2 या फिर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देना है तो यहां पर आप मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे एग्जाम के लिए स्पेशल स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की यहां पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस की सबसे ज़्यादा खास बात यह होगी कि आप डायरेक्टली इन क्लासेस में मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट होता है तो वह भी आप पूछ सकते हैं और सभी लाइव क्लासेस के बाद में यहां पर आपको फ्री में पीडीएफ भी दी जाती है। तो ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। तो मेरी प्रोफाइल पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली यूज करिएगा मेरा कोड KV10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग यहां पर रेलवे एग्जाम के लिए कोर्स को खरीदते हैं तो उसके साथ साथ आपको यूपी पुलिस एग्जाम के लिए भी कोर्स यहां पर फ्री में मिल जाएगा, यानी कि एक प्राइस में आप दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन यहां पर अच्छे से कर सकते हैं। तो सिंपली कोड यूज करिएगा KV10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि कौन सी नदियां मिलकर प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में संगम बनाती हैं। तो ये आसान सा प्रश्न है, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो ये जो 3 नदियां हैं वह आपस में मिलकर के प्रयागराज में संगम बनाती हैं। और आप सभी को यह पता होगा कि जो हमारा कुंभ मेला होता है वह भी आपके यहीं पर लगता है। कहां पर? गंगा नदी के किनारे, यानी कि जो ये संगम है प्रयागराज में, वहां पर इसका आयोजन किया जाता है। तो 2019 में कुंभ मेले का यहां पर आयोजन किया गया था। और कुंभ मेले की बात हुई है तो आपको यह पॉइंट भी ध्यान रखना है कि यूनेस्को के द्वारा 2017 में कुंभ मेले को अपने धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था, जो उसके इंटेंजिबल हेरिटेज होते हैं। तो ये पॉइंट आप भी याद रखेंगे। चंद्रशेखर आजाद जी ने स्वयं को कहां पर गोली मारी थी? तो जो इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क था, यानी कि वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद पार्क है, वहां पर इन्होंने अपने आप को गोली मारी थी। तो डेट आप याद रखिएगा, 27 फरवरी 1931 को जब अंग्रेज सैनिकों के द्वारा इनको घेर लिया जाता है। तो उस स्थिति में जब इनकी बंदूक में सिर्फ एक गोली बचती है तो वो अपने आप को यहां पर शूट कर लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2021 में किस खिलाड़ी ने 6 गेंदों पर 6 छक्के मारे थे। तो अभी तक फरवरी 2021 तक के करंट अफेयर पूछे जा रहे थे और अब यहां पर मार्च से भी करंट अफेयर पूछे जाने की शुरुआत हो चुकी है। तो याद रखेंगे आप लोग, तीसरे खिलाड़ी बने हैं कौन? इनका नाम है किरोन पोलार्ड। सबसे पहले खिलाड़ी कौन थे? तो हर्षल गिब्स हैं, दक्षिण अफ्रीका के। इन्होंने सबसे पहली बार 6 गेंदों पर 6 छक्के मारे थे। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात हो रही है यहाँ पर। दूसरे खिलाड़ी कौन थे? तो दूसरे थे युवराज सिंह और तीसरे हैं वेस्ट इंडीज के किरोन पोलार्ड। अच्छा, हो सकता है कि आपसे यह भी पूछ लिया जाए कि किस गेंदबाज पर इन्होंने 6 छक्के मारे थे। तो उनका नाम है अकिला धनंजय। श्रीलंका के खिलाफ एक T20 मैच हो रहा था जिसमें इन्होंने 6 गेंदों पर 6 छक्के मारे थे। फिर एक अभी आपका जल्दी वाला प्रश्न पूछ लिया गया कि नाथुला दर्रा किसको आपस में जोड़ता है। तो ये सिक्किम को चीन से जोड़ता है। किससे? सिक्किम को चीन से ये जोड़ता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक दीफू पास से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, जो दीफू पास है वह आपके चीन, म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश को आपस में कनेक्ट करता है।
फिर एक प्रश्न पूछा गया कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। यह भी आपका रिपीटेड प्रश्न है। तो इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो ये आपको पाकिस्तान के सिंध प्रांत में देखने को मिलेगा और इसकी जो खुदाई है वह हुआ था राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में 1922 में। तो कई बार यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखेंगे उस पार्टिकुलर राज्य का जो गवर्नर होता है यानी कि जो राज्यपाल होता है उसके द्वारा यहाँ पर नियुक्ति की जाती है। उसी प्रकार से जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं यानी कि जो भारत के होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इससे पहले एनटीपीसी ने यह भी प्रश्न पूछा है कि जो हमारा चुनाव आयोग होता है उसके बारे में प्रावधान कहाँ पर है संविधान में। तो अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के बीच में यहाँ पर चुनाव आयोग का प्रावधान दिया गया है। इनके कार्यकाल के बारे में भी आपको याद रखना है। 6 साल या फिर 65 वर्ष की आयु जो यहाँ पर पहले होती है उसी के अनुसार ये रिटायर होते हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि जनरेटर किस प्रकार की ऊर्जा को परिवर्तित करता है। रिपीटेड प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। तो जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको यहाँ पर विद्युत ऊर्जा में जनरेटर के द्वारा बदला जाता है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है, यानी कि बात हो रही है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। तो मान लीजिए ये कोई हमारा भौगोलिक रीजन है, तो इस भौगोलिक रीजन के अंदर एक नियत समय में यानी कि एक पार्टिकुलर टाइम में जो भी यहाँ पर सेवाएं या फिर वस्तुएं प्रोड्यूस की जाती हैं उन सभी वस्तुओं और सेवाओं की जो मार्केट वैल्यू होती है उसी को हम लोग सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं। तो ये आपको याद रखना है जीडीपी हमारा क्या होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कंट्रोल प्लस एक्स का जो प्रयोग है वह किसके लिए किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस एक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर आप लोग किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग करेंगे तो वो जो टेक्स्ट है वह आपका इरेज हो जाएगा, यानी कि ये आपका कट हो जाता है। इसके अलावा जो वह पार्टिकुलर टेक्स्ट है वह आपके क्लिपबोर्ड में कॉपी भी हो जाता है। तो ये जो हमारे कंट्रोल प्लस एक्स वाली की है इसका उपयोग सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करके और उसे किसी अन्य जगह पेस्ट करने के लिए किया जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं सिंपली कट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था पीएम किसान निधि योजना से, यानी कि कुछ आपके कथन दिए गए थे उनमें से आपको चूज करना था कि कौन सा पीएम किसान निधि योजना के संबंध में गलत है। तो योजना के बारे में मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ, बाकी एग्जैक्ट प्रश्न क्या था वह आप नीचे कमेंट में बताइएगा जिन्होंने एग्जाम दिया है। तो अंतरिम बजट 2019 में इसकी घोषणा हुई थी। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से 24 फरवरी 2019 को इसे लॉन्च किया गया था। योजना के अंतर्गत जो भी हमारे देश के किसान हैं उनको 3 किस्तों में 1 साल में 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। हमारे यहाँ पर जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा इस योजना को चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बिंदेश्वर पाठक किससे संबंधित है। अब बिंदेश्वर पाठक, इसके आगे एक शब्द बच्चा और बता रहा था लेकिन मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया। तो बिंदेश्वर पाठक की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये एक सामाजिक उद्यमी थे। क्या थे? सामाजिक उद्यमी थे। और हमारे देश में जो सबसे बड़ी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम लोग सुलभ इंटरनेशनल के नाम से जानते हैं, इसके संस्थापक भी रहे हैं बिंदेश्वर पाठक। तो 1970 में इनके द्वारा सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। बाकी कमेंट में बताइएगा कि किस प्रकार से यह प्रश्न पूछा गया था। फिर एक प्रश्न आसान सा था कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो 7वीं शताब्दी में उस समय के जो हमारे शासक थे हर्षवर्धन, इनके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत में आया था और इसने एक अपनी किताब भी लिखी थी। किताब का नाम था CU की और इसी किताब में इसने बताया था भारत की अपनी यात्रा के बारे में। तो कुल मिलाकर के 1 साल यात्रा करके ये भारत पहुंचा था और हमारे देश में 14 सालों तक ह्वेनसांग रहा था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि विधि का जो शासन है इसका प्रावधान किस देश से लिया गया है, यानी कि रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है। तो ये जो प्रावधान है वह हमने लिया है इंग्लैंड से। किससे? इंग्लैंड से हमने ये प्रावधान लिया है। बाकी अगर हम लोग रूल बाय लॉ की बात करते हैं तो ये हमने USA से लिया हुआ है। अच्छा, बाद में एक लोगों ने बताया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पूछा गया था, यानी कि संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से ली है। तो ये हमने लिया है इंग्लैंड से। तो आप एग्जैक्ट बताइएगा कि कौन सा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2018 में किस नए खेल की शुरुआत की गई थी। तो ये आसान सा प्रश्न है। 2018 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है उसकी शुरुआत की गई थी और पहला जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वह आयोजित किया गया था दिल्ली में 2018 में। 2019 वाला कहाँ पर हुआ? तो महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। 2020 वाले की बात करते हैं तो असम के गुवाहाटी में हुआ था और इस साल अगस्त महीने में 2021 वाला जो है वह आपके हरियाणा के पंचकुला में होगा। तो सारे से आपके प्रश्न पूछे गए हैं, इन सारों के बारे में आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न एक पूछा गया कि ओनेगा झील किस देश में स्थित है। तो ओनेगा झील की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा रसिया में। कहां पर? रसिया में आपको ओनेगा झील देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो दुनिया के सबसे गहरी झील है जिसे हम लोग बैकाल लेक के नाम से जानते हैं वह भी आपको मिलेगी रसिया में। इनमें से कौन सी प्राइमरी मेमोरी नहीं है, यानी कि जो हमारी प्राथमिक मेमोरी होती है उससे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी प्राइमरी मेमोरी होती है। जैसे हमारा रैम हो गया यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, रोम हो गया, कैच हो गया, रजिस्टर्स हो गया, तो ये सारे हमारे प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। फिर एक प्रश्न पूछा गया था, पहले भी ये पूछा जा चुका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव किस देश से थे। तो इनका नाम था ट्रिग्वे लिए और ये आपके थे नॉर्वे से। कहां से थे? नॉर्वे से थे। और अभी तक यूएन के 10 महासचिव हो चुके हैं और इनसे लगभग 30 प्रश्न ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं पूरे एनटीपीसी में। तो एक बार यहां पर वीडियो को पॉज करिए और इन सभी के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में यहां से फिर से प्रश्न पूछ लिया जाए। तो ट्रिग्वे लिए पहले थे, नॉर्वे से ये थे। डिग हैमरस्कोल्ड की बात करते हैं तो ये स्वीडन से थे दूसरे। यूथॉन ये एशिया के पहले थे, ये पूछा जा चुका है तो ध्यान रखिएगा म्यांमार से थे। कुर्ट वाल्डहीम ऑस्ट्रिया से थे। जेवियर परेज डी क्यूलर ये आपके पेरू से थे, यानी कि दक्षिण अमेरिका के ये पहले थे। बॉटरस घाली की बात करते हैं तो इजिप्ट से थे, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के ये पहले थे। कोफी अन्नान ये घाना से थे। बान की मून दक्षिण कोरिया से थे और एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। हाँ, 9 हुए हैं टोटल यहाँ पर 9 इसके महासचिव हुए हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी संधि होती है वह कौन सी होती है, यानी कि सबसे बड़े जोड़ की बात की गई है, यानी कि सबसे बड़े ज्वाइंट की बात की गई है। तो ये हमारा होता है घुटने वाला। कौन सा? जो हमारी नी की ज्वाइंट होती है वह सबसे बड़ी होती है। इससे पहले पूछा जा चुका है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो वह आपको कान में मिलेगी, जिसे हम लोग स्टेपीज के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ी हड्डी की बात करते हैं तो वह आपकी फेम्यूर होती है, जो कि आपको जांघ में मिलेगी। और अगर हम लोग मानव शरीर के सबसे बड़े ग्लैंड की बात करते हैं तो वह हमारा लीवर होता है। तो ये सारे पॉइंट ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, इनके बारे में भी आप याद रखेंगे। अच्छा, एक प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था कि भारतीय भौतिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो इस प्रकार का संस्थान हमारे यहां पर कोई नहीं है। अगर आपको पता हो तो नीचे उसका बारे में बताइएगा। लेकिन फिजिक्स से जुड़े हुए 2 हमारे अन्य संस्थान हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। एक तो है नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसका मुख्यालय आपको हैदराबाद के तेलंगाना में मिलेगा। और एक हमारा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा बेंगलुरु में। तो एग्जैक्ट प्रश्न क्या था आप नीचे कमेंट में बताइएगा। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि ग्लाइकोजन इनमें से कहां पर संचित होता है। तो ग्लाइकोजन की बात करते हैं तो यह हमारा एक पॉलीसैकेराइड होता है, यानी कि एक प्रकार की यह शर्करा होती है और ये आपके लीवर में संचित होती है। कहां पर? लीवर में ये संचित होती है। अच्छा, बाद में कुछ लोगों ने ये बताया कि ये प्रश्न पूछा गया था कि किसमें ये आपकी पाई जाती है। तो जो भी हमारे स्टार्च होते हैं उनमें आपको ग्लाइकोजन देखने को मिलेगी। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा गया कि भारत में जो सबसे पहले नेशनल इनकम है उसकी गणना किसने शुरू किया था, यानी कि राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसने मेजर किया था। तो ये किया था हमारे दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 1876 में। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि वैज्ञानिक विधि से किसने सबसे पहले शुरू किया था, तो 1931 में VKRV राव के द्वारा वैज्ञानिक विधि से सबसे पहले नेशनल इनकम की गणना की गई थी। और यहां पर आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय आय समिति यानी कि नेशनल इनकम कमेटी की जो स्थापना है वह 1949 में की गई थी। और इसके हमारे अध्यक्ष कौन थे? तो PC महालनोबिस, जिनके मॉडल के ऊपर हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थी, उन्हीं को यहां पर राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। तो इतने ही प्रश्न मुझको यहां पर मिले थे। इसके अलावा जो भी बचे हुए प्रश्न थे वह आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी जो इसकी PDF फाइल होगी उसमें आपको सारी चीजें अपडेट के साथ में मिलेंगी, यानी कि जो भी आपके बचे हुए प्रश्न होंगे या फिर इनमें से जो प्रश्न नहीं पूछा गया होगा उन सभी को यहां पर इंक्लूड या एक्सक्लूड करके आपको PDF रात में 10 से 11 बजे तक टेलीग्राम चैनल या फिर kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो जिन भी लोगों का आगे आने वाले समय में एग्जाम है उन सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके लिए मैंने एक बहुत ही स्पेशल सीरीज भी शुरू की है जिसमें हम लोग 2000 NTPC के GK और करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसकी लिंक भी आपको ऊपर के आई बटन पर मिल जाएगी। तो उसमें आप कम समय में ज्यादा प्रश्नों को रिवाइज कर सकते हैं, तो उसे देखना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।